हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज है संडे और संडे को हम जनरली अपने वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको मैंने पहले भी इन्फॉर्म किया था कि हमारा जो वीकली सीए होता है अब वो मंडे को आएगा, है ना। अब से जो वीकली सीए है वो कब आएगा? मंडे को आएगा। इसलिए आज हम नॉर्मल अपने करंट अफेयर्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा बड़ा करंट अफेयर्स नहीं है, छोटा सा है, अराउंड 20-25 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वीडियो के लास्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको रिवीजन करने में मदद मिलेंगे। और आज आप लोग के लिए काफ़ी मैंने यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चंस भी दिए हैं जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देना और कल के लिए प्रिपेयर हो जाना। कल फिर हम अपने वीकली सीए को डिस्कस करने वाले हैं। ओके है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट डे के बारे में। 12 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे हर साल 12 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर 12 फेब से लेके 18 फेब तक, 12 से लेके 18 फरवरी तक नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक का सेलिब्रेशन किया जाता है। और इसी के बीच में जो है वो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी से शुरू होता है। ये कौन ऑर्गेनाइज कराता है? तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल इसको आयोजित कराती है। इसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि हमारे देश में जो क्वालिटी प्रोडक्ट हो, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है और सारे सेक्टर में लोगों को क्वालिटी के बारे में, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है उसके बारे में अवेयरनेस दिलाना है। ठीक है, ये सारी बातें होती हैं जिसके कारण नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा नेशनल प्रोडक्टिविटी डे सेलिब्रेट होता है 12 फरवरी को। और 12 से 18 फरवरी तक ये पूरा हफ्ता होता है, पूरा वीक होता है। तो प्रोडक्टिविटी वीक जो है उसकी थीम क्या है यहाँ पे? तो आप थीम देखेंगे, प्रोडक्टिविटी, ग्रीन ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, सेलिब्रेटिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। हम सभी को पता है कि भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, इसलिए यहाँ पे थीम में भी ये बात आपको देखने को मिल रही है। तो थीम आपको याद रखना है प्रोडक्टिविटी वीक की, प्रोडक्टिविटी, ग्रीन ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, सेलिब्रेटिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। अब यहाँ पे नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की फॉर्मेशन 1958 में हुई थी। 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर डर्बिन डे। तो हमने चार्ल्स डर्बिन का नाम सुना होगा। उनकी थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में सुना होगा। जो अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल लेता है वो सर्वाइव करता है और जो नहीं ढाल पाता है वो मर जाता है। तो ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दी थी? चार्ल्स डर्विन ने दी थी। और चार्ल्स डर्विन की आज बर्थ एनिवर्सरी है जिसको हम डर्विन डे या फिर इंटरनेशनल डर्विन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इनका जन्म 12 फेब को हुआ था 1809 में इंग्लैंड में। ठीक है, और इनकी एक बुक है जो आपको याद रखना, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, बनता है। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रेम होता है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी बुक है, किसने पब्लिश की थी? तो चार्ल्स डर्बिन की बुक है। तो साइंस को जनरल पब्लिश करने के लिए, साइंस के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए, उसके प्रमोशन करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, कुछ दिन पहले हमारे जो फिशरी इंडस्ट्री है ना, फिशरी मिनिस्टर है, उन्होंने एडवाइजरी इशू की थी कि जो वैलेंटाइन डे है 14 फेब को, 14 फरवरी को हम काऊ हग डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पे इन्होंने पहले अनाउंस की थी। आप इस लेटर को पूरा देख सकते हैं। सब्जेक्ट, सेलिब्रेट द काऊ हग डे ऑन 14 फेब। ठीक है, तो 14 फरवरी को बोला गया था कि लोगों से अपील की गई थी कि हम इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन उसके बाद ट्रोलिंग होने लगी, अपोजिशन भी ट्रोल करने लगा और बोलता है कि हमें तो अपनी गाय प्यारी है, तो एक दिन क्यों हो, पूरे साल हम अपने गाय को प्यार करते हैं, इनको हम कामधेनु कहते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद इन्होंने वापस एक एडवाइजरी इशू की है और ये जो 14 फरवरी को डे सेलिब्रेट करने की बात हो रही थी, इसको विथड्रॉ कर लिया, अपनी अपील को। सो नो काउ हग डे ऑन Feb 14 एनीमोर, एनिमल वेलफेयर बोर्ड विथड्रॉ अप्रैल। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा अपनी अपील को वापस ले लिया गया है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं। एक इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, किसकी हुई है? वो पाकिस्तान की हुई है। क्यों हुई है वो हम देखते हैं। एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराता है पाकिस्तान जिसका नाम है एक्सरसाइज अमन। एक्सरसाइज अमन जो है वो 4 दिनों तक चलने वाली पाकिस्तान की नेवी के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली एक्सरसाइज होती है, जिसकी शुरुआत 10 फरवरी से होनी थी और 14 फरवरी तक ये एक्सरसाइज होगी। इसमें पाकिस्तान ने 110 कंट्रीज़ को इन्विटेशन भेजा था कि हमारा जो नेवल वॉर गेम है उसमें आइए और पार्टिसिपेट कीजिए। तो 110 लोगों को इन्होंने, 110 कंट्रीज़ को इन्होंने इन्विटेशन भेजा था, लेकिन
103 कंट्री 103 कंट्रीज ने नो आंसर दिया और अपनी यहाँ पे ट्रूप्स को नहीं भेजा है एक्सरसाइज अमन में। तो एक्सरसाइज अमन में केवल और केवल 7 नेशन 7 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो याद रखेंगे एक्सरसाइज अमन पाकिस्तान की नेवी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। ये इसका 8वां नंबर का एडिशन है। 4 दिनों तक चलने वाली ये पाकिस्तान की नेवी एक्सरसाइज है, जिसको पाकिस्तान नेवी वॉर गेम भी कहा जाता है, जिसमें इन्विटेशन दिया गया था 110 देशों को और केवल 7 कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। वो 7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं तो देखेंगे आप, यूएसए, चाइना, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, इटली और जापान, और भारत भी इसमें शामिल नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं स्नैपड्रैगन सैटेलाइट के बारे में। अब ये स्नैपड्रैगन सैटेलाइट क्या है और ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन 2 वे मैसेजिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो सारी बातें क्या हैं। इसके पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हम पहले बात करते हैं इरिडियम सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन के बारे में। ये अमेरिका का बेसिकली एक सैटेलाइट का नेटवर्क है। जैसे ये कॉन्स्टलेशन क्या होता है, तारामंडल होता है, जो आपके स्टार्स होते हैं उसके ग्रुप को आप क्या कहते हैं, बेसिकली कॉन्स्टलेशन कहते हैं। वैसे सैटेलाइट का ग्रुप जिसका नाम है इरिडियम, तो इरिडियम सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन किसका है, ये अमेरिका का है। और ये क्या करता है, ये आपका 2 वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, एल बैंड में। किस बैंड में, एल बैंड। अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, तो आपको 3 बैंड्स के बारे में जानकारी होगी। एक होता है एल बैंड, एक है आपका के ए बैंड और एक है आपका के यू बैंड। और तीनों बैंड का यूज हम कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। एल बैंड बेसिकली लो फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट होता है और एल बैंड की जो रेंज होती है 1 से 2 गीगाहर्ट्ज के बीच में होती है। वहीं जो आपका के यू बैंड होता है उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज आप देखेंगे 12 से 18 गीगाहर्ट्ज की होती है। और के बैंड जो होता है उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज ज़्यादा होती है, ये 26 से लेकर 40 गीगाहर्ट्ज की रेंज में काम करता है। बेसिकली ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ही छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, ठीक है। तो इरिडियम सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन जो है वो एल बैंड वॉइस एंड डेटा इंफॉर्मेशन कवरेज प्रोवाइड करने का काम करता है। कहाँ पर, सैटेलाइट फ़ोन में और सैटेलाइट मैसेजिंग कम्युनिकेशन डिवाइस में। और ये 2 वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है एंटायर द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये एंड्रॉयड स्मार्टफोन पे भी वर्क करता है। तो आपको ये इरिडियम सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन क्या है ये समझ में आया होगा। अब हम अपनी न्यूज़ पे डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड 2 वे मैसेजिंग, तो पहली सैटेलाइट बेस्ड 2 वे मैसेजिंग की शुरुआत की गई है। 2 वे मैसेजिंग का मतलब क्या है, जैसे कि व्हाट्सएप पे आप किसी को मैसेज भेजते हो और सामने वाला व्यक्ति भी आपको रिप्लाई करता है, तो ये आपका 2 वे कम्युनिकेशन या 2 वे मैसेजिंग होती है। तो यहाँ पे पहली सैटेलाइट बेस्ड 2 वे मैसेजिंग की शुरुआत की है और ये शुरुआत किसने की है, क्वालकॉम ने की है। और इसको नाम क्या दिया गया है, स्नैपड्रैगन सैटेलाइट। जो सैटेलाइट के जरिए आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, 2 वे मैसेजिंग कर रहे हैं, उसको आपने नाम क्या दिया है, स्नैपड्रैगन सैटेलाइट दिया है, ठीक है। ये 5G मॉडेम RF रेंज पे काम करेगा और नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क 5G में काम करेगा। और इसको सपोर्ट कौन दे रहा है, इरिडियम सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन दे रहा है। द 2 वे मैसेजिंग सिस्टम इज सपोर्टेड बाय इरिडियम सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन, जो कि एल बैंड में आपको मोस्टली वॉइस और मैसेजिंग की सुविधा प्रोवाइड करेगा, वो भी 2 वे में, ठीक है। नेक्स्ट है अमृत सरोवर। याद है आपको लास्ट ईयर 2022 में एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने अमृत सरोवर की शुरुआत की थी। और वो डेट भी अगर आप याद कर सके तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, 24 अप्रैल 24 अप्रैल 2022। तो 24 अप्रैल 2022 को हमने अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की थी एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसमें हमारा एकमात्र उद्देश्य था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो 75 बॉडीज़ हैं, या तो उनको कंस्ट्रक्ट किया जाए या उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए और उन्हें पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिससे रूरल एरिया में जो पानी की कमी गर्मियों में होती है वो कमी ना आए। क्योंकि आपके जब आसपास तालाब वगैरह रहेंगे, छोटे छोटे से पॉन्ड रहेंगे जिनमें पानी भरा होगा, तो गर्मी के समय में आपको पानी की समस्या नहीं होगी। तो यही इस मिशन का मतलब, इस अमृत सरोवर मिशन का टारगेट था। और यहाँ पे इस टारगेट को अभी अभी रिन्यू किया गया है, वो हम देख लेते हैं। द मिशन एम टू कंस्ट्रक्ट और रेजुविनेट एटलीस्ट 75 अमृत सरोवर इन ईच डिस्ट्रिक्ट across the India, overcome the water crisis in rural area। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या को खत्म करने के लिए बेसिकली इस मिशन की शुरुआत 24 अप्रैल 2022 में की गई थी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारा अमृत सरोवर मिशन का जो टारगेट है वो है 50,000 अमृत सरोवर हमको कंप्लीट करने हैं 15 अगस्त
2023, मतलब हमारा जो इंडिपेंडेंस डे आएगा अभी 15 अगस्त को, तब तक हमें 50,000 अमृत सरोवर के टारगेट को कंप्लीट करना है। और अभी हमारा 60% टारगेट कंप्लीट हो चुका है, मतलब हमने 30,000 अमृत सरोवर को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। अब अमृत सरोवर मिशन किसके अंदर रन होता है? तो बेसिकली 6 मिनिस्ट्री, 6 मंत्रालय हैं, 6 मिनिस्ट्री है जिसके अंतर्गत मिशन अमृत सरोवर को लॉन्च किया गया था। वो 6 अलग अलग मंत्रालय कौन कौन से? तो आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आपको डेवलप करना है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। तो 6 मंत्रालय के अंदर ये मिशन अमृत सरोवर काम करता है। साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी इन्वॉल्वमेंट इन 6 मिनिस्ट्रीज के साथ है। फॉर एग्जाम्पल भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक, ये भी जो है वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर अमृत सरोवर कंस्ट्रक्ट करने में मदद कर रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ा है जन भागीदारी, हर एक व्यक्ति को इन्वॉल्व होने की बात यहाँ पे की जा रही है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। ओके, तो अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? हमने टॉपिक तो पढ़ लिया, अब क्वेश्चन देखिएगा आपका क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है। क्वेश्चन ये है, विथ रेफरेंस टू द मिशन अमृत सरोवर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो आपका मिशन अमृत सरोवर है उसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट कौन सा सही है। अंडर द टारगेट हैज बीन सेट टू बिल्ड 50,000 अमृत सरोवर बाय 2023। तो बिल्कुल अभी हमने देखा कि 15 अगस्त तक 2023 में हमको 50,000 अमृत सरोवर का टारगेट कंप्लीट करना है। अमृत सरोवर को हमने 2022 में 24 अप्रैल को लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक हैज़ बीन एंगेज एज अ टेक्निकल पार्टनर फॉर द मिशन। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि 6 मिनिस्ट्री और कई सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ इन्वॉल्व है, मतलब दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। लेकिन आप इनके आंसर तभी दे पाएंगे जब आपको मिशन अमृत सरोवर के बारे में पता होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज भी हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है, अभी देखिएगा जब तक आपका लोकसभा का सेशन चलता है, राज्यसभा का सेशन चलता है, तो उसमें हर एक मंत्रालय अपना अपना जो भी उन्होंने काम किया है, जो भी वो सर्वे करवाते हैं, अपने अपने मंत्रालय अपने अपने पोर्टफोलियो की जानकारी वहाँ पे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में देते हैं। तो यहाँ पर भी स्टेटस क्या है इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी का वो बताया गया है। तो क्या स्टेटस है ज़रा हम भी देख लेते हैं, कितने पावर प्लांट है, कितने रनिंग है, कितने अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्या कैपेसिटी है, वो सारी बातों को यहाँ पे बताया गया है। तो इंडियन न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हुई है। 2021-2022 में भारत की जो टोटल यहाँ पे बात करते हैं न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी की, वो कितनी है? 47,112 मिलियन यूनिट की है। ठीक है, इन 2007 द गवर्नमेंट गेव साइमल्टेनियसली अप्रूवल फॉर 11 इंडिजीनियस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर विद टोटल कैपेसिटी ऑफ 7,000 मेगावाट। यहाँ पे बताया गया मिनिस्ट्री के द्वारा कि 2017 में हमने 11 पूरी तरीके से मेक इन इंडिया पावर प्लांट को अप्रूवल दिया था, जो कि प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर मतलब तैयार किए जाएंगे, जिनकी कैपेसिटी 7,000 मेगावाट की होगी। और न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में अगर हम बात करते हैं, जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 3%, टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसका केवल 3% ही न्यूक्लियर एनर्जी से हम जनरेट करते हैं। और भारत में न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी 5th लार्जेस्ट सोर्स है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा आपको पता है हमारे देश में जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो आपके कोयले से बनती है ना। एनटीपीसी जो आपके पावर प्लांट है वो इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा बनाते हैं। उसके बाद 3% कॉन्ट्रीब्यूशन आपका न्यूक्लियर एनर्जी का है। भारत में अगर बात करते हैं, इंडिया हैज़ ओवर 22 न्यूक्लियर रिएक्टर एंड 7 पावर प्लांट्स अक्रॉस द कंट्री। तो भारत में अभी प्रेजेंटली जो रन हो रहा है वो 7 पावर प्लांट है अक्रॉस द कंट्री, और 22 उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर है, क्योंकि एक पावर प्लांट में कई सारे न्यूक्लियर रिएक्टर हो सकते हैं। एक पावर प्लांट में, एक पावर स्टेशन पे कई सारे रिएक्टर्स हो सकते हैं जिनकी अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो 7 ऑपरेशनल पावर प्लांट है जिसमें 22 रिएक्टर काम कर रहा है, जिनकी कैपेसिटी 6,780 मेगावाट की है। ठीक है, इतनी चीज़ें। 18 रिएक्टर 18 रिएक्टर जो हैं वो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है, और 4 जो है वो लाइट वाटर रिएक्टर है। और जो हमारा काकरापारा एटॉमिक पावर जो प्रोजेक्ट है वो भारत का पहला 700 मेगावाट यूनिट का प्रोजेक्ट है, जो कि बिगेस्ट प्रोजेक्ट है इंडिया का, मेड इन इंडिया, जो कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिसोर्स के जरिए या फिर प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर के जरिए ऑपरेट होता है।
गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि हमने यहाँ पे अप्रूवल दिया है कि जो PSUs हैं वो भी आएँ, गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाएं और न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में हमारा सहयोग करें। इसलिए NTPC और IOCL भी हमारे साथ मिलके न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में हमारे सहयोगी हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो मैक्सिमम पावर प्लांट है वो हमारे गुजरात, महाराष्ट्र और सदर्न इंडिया में लोकेटेड है। तो हमारा टारगेट है कि हम नॉर्थ इंडिया में भी नए नए पावर स्टेशंस बनाएं, न्यूक्लियर रिएक्टर और पावर प्लांट बनाएं। इसलिए हमने यहाँ पे गोरखपुर टाउन हरियाणा में भी एक नए पावर प्लांट का फाउंडेशन स्टोन रखा है जो अपकमिंग ईयर में फ्यूचर में ऑपरेशन में आ जाएगा। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया गया कि वर्ल्ड का पहला थोरियम बेस्ड, आपको पता है कि न्यूक्लियर जो पावर प्लांट होते हैं उसमें फ्यूल एज अ फ्यूल आप यूरेनियम यूज कर सकते हैं, थोरियम यूज कर सकते हैं, प्लूटोनियम का यूज किया जाता है। तो वर्ल्ड का पहला थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर प्लांट कौन सा है? भवानी है। ठीक है, द वर्ल्ड फर्स्ट थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर प्लांट भवानी यूजिंग यूरेनियम 233 इज बीइंग सेट अप इन कलपक्कम इन तमिलनाडु। ठीक है, इसके अलावा कामिनी भी आपका एक थोरियम प्लांट है जो कि कलपक्कम में है। तो यहाँ पे आप चाहें तो एक लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से अभी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो ऑपरेशन में है। जैसे कि काकरापारा बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कैगा कर्नाटका में है, जो राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है इसको हम रावत भाटा भी बोलते हैं राजस्थान में, तारापुर एटॉमिक स्टेशन महाराष्ट्र में है और कुंदनकुलम जो है वो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम आप देखेंगे साउथ इंडिया में, गुजरात और महाराष्ट्र में है। इसलिए अब हम यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के रीजन में भी नए पावर प्लांट्स को सेटअप करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन आज के लिए आपका जो होमवर्क रहेगा, क्योंकि संडे है आज संडे है, तो आपके लिए जो होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा कि हमारे देश में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और जो अपकमिंग पावर प्लांट्स हैं उनकी आप लिस्ट बनाइए और उनको आपको याद करना है। और याद करने के बाद आपको MCQ लगाने हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे कि रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर लोकेटेड है, तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए कि वो राजस्थान में है। और चाहो तो एक मैप ले लीजिएगा और मैप में इस तरीके से बना लीजिएगा कि नरोरा उत्तर प्रदेश में, रावत भाटा राजस्थान में है, चुटका मध्य प्रदेश में है, प्रस्तावित है मतलब फ्यूचर में ये ऑपरेशन में आ जाएगा, चुटका मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे जो रेड कलर से है वो ऑपरेटिंग साइट्स हैं और जो आपकी येलो कलर से है वो न्यू साइट्स है जो कि आगे ऑपरेशन में आ जाएंगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको बना के पढ़ सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनमें से कौन सा गलत है? तो बेलारी थर्मल पावर प्लांट बिल्कुल सही है, कर्नाटका में है। गुरु गोविंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? पंजाब में है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट है बखरेश्वर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में है, ये बात भी सही है। और लास्ट जो बचा वही इनकरेक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। पानकी थर्मल पावर स्टेशन यहाँ लिखा है राजस्थान, ये राजस्थान में ना होकर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो क्वेश्चन ऐसा भी फ्रेम हो सकता है। जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर लोकेटेड है? तो आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र में है, जैतापुर है ना। महाराष्ट्र में तारापुर भी है, जैतापुर भी है, ये दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नरोरा कहाँ पर है? तो नरोरा आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा पावर प्लांट, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में कौन सा? तो अभी हमने देखा कैगा तो कहाँ पर है? कर्नाटका में है। हीराकुंड ये तो आपको महानदी के आसपास ही कहीं मिलेगा। रामगुंडम और कुंदनकुलम, तो जो कुंदनकुलम है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में ही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, तो आप इस पूरे टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैंने बता दिया कि कैसे प्रिपेयर करना और कैसे क्वेश्चन आते हैं। हम अगले करंट अफेयर्स की तरफ बात करते हैं। ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव $130 मिलियन लोन टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। अब ये हॉर्टिकल्चर क्या होता है? क्या ये एग्रीकल्चर से डिफरेंट होता है? तो बिल्कुल हाँ, एग्रीकल्चर बहुत बड़ी ज़मीन पे किया जाता है, उस पर आप एनिमल फार्मिंग भी शुरू कर देते हैं। और हॉर्टिकल्चर में हम ट्री नहीं लगाते, हॉर्टिकल्चर में हम ट्री नहीं लगाते, हम प्लांट्स लगाते हैं। वो भी कैसे प्लांट्स लगाते हैं? जिनकी कमर्शियल वैल्यू हो, उन प्लांट को हम कल्टीवेट करते हैं, जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल, नट्स है ना, मशरूम, एल्गी, फ्लावर्स एटसेट्रा। तो इसको हम क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो हॉर्टिकल्चर वर्ड जो है वो दो टर्म से बना है। हॉर्टी का मतलब होता है गार्डन और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। तो आप यहाँ पे ट्री नहीं, प्लांट का कल्टीवेशन करते हैं। वो भी कैसे प्लांट, वो मैंने आपको बता दिए। इनको आप बिजनेस प्लांट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हॉर्टिकल्चर आपने समझा, वैसे ही कई सारी चीज़ों की स्टडी की जाती है, तो उसकी भी आप लिस्ट बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल बोलते हैं आप, कोशिकाओं का अध्ययन। फिर डेमोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर होता है। ये डेंट्रोलॉजी से क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था। डेंट्रोलॉजी में क्या होता है? जो आपके पेड़ होते हैं ना, आपने देखा होगा पेड़ में इस तरीके की जो बहुत सारी रिंग्स होती हैं, और इन रिंग की स्टडी करके आप पता लगा सकते हैं कि वो पेड़ कितना पुराना है।
तो आप ट्री की स्टडी करते हैं, उसकी एज आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इकोलॉजी क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। वापस न्यूज़ पे चल के आते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 130 मिलियन डॉलर रुपये अप्रूव किया है हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो पूरा एरिया है वो एक हिली एरिया है, माउंटेन एरिया है, और 90% जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो माउंटेन्स पे ही रहती है और डिपेंड करती है आपके एग्रीकल्चर पे। उनका जो पूरा रूरल एरिया के लोग हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? एग्रीकल्चर, खेती पे डिपेंड करते हैं। तो उनकी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए उनको नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकें, जिससे वो भी अपने बिजनेस को और ग्रो कर सके, इसलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 130 मिलियन डॉलर का लोन प्रोवाइड किया है हिमाचल प्रदेश को। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है? तो एशिया और पैसिफिक रीजन में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो कि डेवलपमेंट के होने वाले कामों में लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। इसमें करेंटली 68 मेंबर्स हैं और 49 मेंबर जो है वो एशिया पैसिफिक रीजन से हैं और 19 जो है वो आउटसाइडर्स हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड ऑफिस आपको मनीला, फिलीपींस में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है यूनियन बजट 2023-24 हैज अलोकेटेड 2560 करोड़ फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ विच यूनिट ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो केंद्रीय बजट में किस यूनिट के लिए अगले 5 सालों के लिए 2516 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिससे इन यूनिट को कंप्यूटराइज किया जा सके, मतलब कंप्यूटर की फैसिलिटी उनको दी जा सके। तो वो यूनिट्स कौन सी हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। अब ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी क्या होती है? तो आइए पहले हम इसको समझते हैं, फिर बाकी न्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो एग्रीकल्चर अगर बात करते हैं तो फार्मर्स को होता है, लोन की ज़रूरत होती है ना। अब जाके वो लोन ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली सबसे एपेक्स बॉडी नाबार्ड है तो नाबार्ड से जाके लोन मांगने लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जो गांव में जो आपकी सोसाइटी होती हैं उनको ही हम प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी कहते हैं, जो कि किसानों को मीडियम टर्म एग्रीकल्चर लोन, शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन डिफरेंट एक्टिविटी के लिए प्रोवाइड करने का काम करते हैं। पहली जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ था वो 1904 में हुआ था। तो आप एक स्ट्रक्चर भी यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो आपकी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ होती है उसमें एक अर्बन है और एक आपके रूरल है, मतलब एक शहरी क्षेत्र में काम कर रहा है और एक ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहा है, और बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से जो जुड़ा हुआ है वो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी कहलाती हैं, जो कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करने का काम करती हैं फार्मर्स को उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। तो अब ये बिल्कुल ग्रास रूट पे है, तो यहाँ पर कंप्यूटर नहीं है तो आप नेट बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं है, डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन या स्कीम है वो आप किसानों तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में जो आप पैसा भेजते हैं वो किसानों के डायरेक्ट अकाउंट में नहीं जा पा रहा है, तो एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे टारगेट रखा गया है कि आने वाले 5 सालों में हम जितनी ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है उन सभी में हम क्या करेंगे? कंप्यूटर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, उनको हम डिजिटल बनाएंगे। इसके लिए यूनियन बजट में 2516 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। बेसिकली जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होती हैं वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा रन की जाती हैं, उनके द्वारा हेड की जाती हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट फुटेज ऑफ ईरानियन आर्मी अंडरग्राउंड एयर बेस कॉल्ड ईगल 44। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि ईगल 44 क्या है? तो ईगल 44 इज द फर्स्ट अंडरग्राउंड एयर फोर्स बेस स्टेशन ऑफ विच कंट्री? तो ईगल 4 जो है वो ग्राउंड एयर फोर्स बेस स्टेशन है, ठीक है, किसका? ईरान का, सॉरी, ईरान का ये पहला अंडरग्राउंड एयरफोर्स स्टेशन है। बेसिकली भी आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि इजराइल और यूएसए के बीच में एक मिलिट्री ड्रिल हुई थी, और इजराइल हमेशा धमकाता भी रहता है ईरान को, और ईरान और इजराइल के बीच के जो संबंध है वो भी अच्छे नहीं है। तो उसी को काउंटर करने के लिए, अपने शक्ति प्रदर्शन को करने के लिए ईगल 44 को लॉन्च किया गया, और उसकी इंटरनल जो इमेजेस हैं वो दिखाई गई और बताया गया कि जो हमारा ईगल 44 हमारा पहला अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस स्टेशन है। वहाँ पर आपको क्रूज मिसाइल्स मिलेंगी, जेट्स मिलेंगे, फाइटर जेट्स मिलेंगे, और इनकी जो कैपेसिटी है वो कई किलोमीटर की है, और वो अगर इजराइल कभी हम पे अटैक करता है तो हम भी बदले में इसमें अटैक करने में कैपेबल है। इसलिए ईरान ने इस बात को दिखाने के लिए ईगल 44 अपना उनका जो पहला अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस है उसकी फोटोज़ को रिवील किया है। तो ईरान अगर आप देखेंगे तो इसकी कैपिटल आपको तेहरान मिलेगी। अंत में कुछ शॉर्ट न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा के सेशन चलते हैं, और जब सेशन चलते हैं तो कई सारे क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं कि बताइए आप अपने सेक्टर में क्या काम कर रहे हैं, आप अपने सेक्टर में क्या कर रहे हैं, तो रिटर्न में या ओरल वे में आंसर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा बताया गया कि पिछले साल मतलब 2022 में 2,25,620
2,25,620 लोगों ने भारत की जो नागरिकता है उसको छोड़ दिया है। ये बात एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा बताई गई। अब आपको पता है हमारे देश में जो पेंडेंसी है केसेस की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने डेटा को रिलीज़ किया है और कहा है कि 60 लाख केसेस जो है वो पेंडिंग है हाई कोर्ट में अक्रॉस द कंट्री, और वही 69,000 केसेस जो है वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। और अभी तो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट भी अपनी फुल स्ट्रेंथ पे अब काम कर रहा है, वहाँ पर 34 जजेस हो गए हैं। नेक्स्ट है 68 इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर। तो 68 नंबर का इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर कहाँ पर हो रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। और टेक्सटाइल के मामले में भारत जो है वो सेकंड नंबर पे, सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड कौन है? भारत है। और सब आपको तो पता है सूती वस्त्र का हमारा उद्योग कितना बड़ा है, और सूती वस्त्र की फैक्ट्री ही आपके ब्रिटिशर्स ने यूरोपियन कंपनी में आके भारत में लगाई थी, है ना। और ये लास्ट न्यूज़ है, अभी G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास है, तो मैत्री के साथ मेटा ने पार्टनरशिप की है। मैत्री के साथ मेटा ने पार्टनरशिप की है। मैत्री क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। तो मेटा लॉन्च डिजिटल सुरक्षा कैंपेन, हैशटैग डिजिटल सुरक्षा कैंपेन को लॉन्च किया है विद द पार्टनरशिप ऑफ मैत्री फॉर द G20 कैंपेन। और यहाँ पे जो थीम है बेसिकली इनको काम क्या करना है, तो जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं उनको टैकल करना है। हाउ टू रिपोर्ट हार्मफुल कंटेंट, जो कंटेंट सही नहीं है उनको कैसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, वो उसकी बेसिक थीम है। और सेफ्टी टिप्स, अगर आप ऑनलाइन के साथ इंटरेक्ट होते तो आपके पास क्या सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसलिए पूरी कैंपेन रन की जा रही थी। याद रखेंगे मेटा और मैत्री ने हैशटैग डिजिटल सुरक्षा कैंपेन की शुरुआत की है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है फैमिली आईडी वन फैमिली एंड वन आइडेंटिटी ऑनलाइन पोर्टल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो कल हमने देखा था फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी ऑनलाइन पोर्टल को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डिजिटल पेमेंट उत्सव की शुरुआत किसने की है नई दिल्ली में? तो डिजिटल पेमेंट उत्सव किसने शुरू किया है? अश्विनी वैष्णव ने। ऑप्शन बी। हु हैज बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट लिस्ट? तो दुनिया की ब्राइटेस्ट स्टूडेंट लिस्ट में किसका नाम आया है? तो आंसर हो जाएगा नताशा का। इस न्यूज़ को मैंने आपको शॉर्ट में बताया था। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किसके साथ 2585 करोड़ रुपीस की डील की है फॉर 41 सेट्स ऑफ मॉड्यूलर ब्रिजेस? तो आंसर हो जाएगा L&T लॉर्सन एंड टर्बो जो है वो इंडियन आर्मी को 41 सेट्स ऑफ मॉड्यूलर ब्रिजेस जो है वो प्रोवाइड करेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड पल्सेस डे 2023 को कब सेलिब्रेट किया गया? तो वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 10 फरवरी को मनाया गया, ठीक है। हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब? तो यहाँ पे चेयरमैन कौन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के? तो चेयरमैन है यहाँ पे हर्ष चौहान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंश्योरेंस मॉल किसने लॉन्च किया है? तो कल मैंने बताया था आपको बजाज फाइनेंस के द्वारा इंश्योरेंस मॉल की शुरुआत की गई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पहला सुपर मैग्नेट फॉर टेस्टिंग इन द न्यूक्लियर प्लांट इज लॉन्च बाय विच पावर रिसर्च कंपनी? तो किस पावर रिसर्च कंपनी के द्वारा पहला सुपर मैग्नेट लॉन्च किया गया है? डेमोफोर्ट, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था, तो यह है टोकामैक एनर्जी, यूके की है ये, है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेयर इज द न्यू कैंपस ऑफ अल्जेमिया तुस सेफिया? तो इसके बारे में बताया था कि जो बोरा कम्युनिटी होती है उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसका नाम ये अल्जेमिया तुश सेफिया है। इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है, कहाँ पर? मुंबई में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत का या इसरो का सबसे छोटा लॉन्चिंग व्हीकल SSLV D2 को इसरो ने कल लॉन्च किया था, जैसा कि हमने देखा, जिसमें 3 सैटेलाइट गए थे, एक अमेरिका का था, एक इसरो का था और एक आज़ादी सेट 2 था। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है जो SSLV D2 है उसकी टोटल कैपेसिटी क्या है, पेलोड कैपेसिटी क्या है? तो आंसर हो जाएगा 500 kg तक की ये पेलोड को उठाकर लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन कब हुआ था? 2012, 2006, 2007 या 2008? जो भी सही आंसर है वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। रिप्लाई भी मैं आपको वहीं कर दूंगी। और कल हम बात करेंगे अपने वीकली CA के बारे में। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय।